सर्दी बढ़ चुकी थी, नया साल चढ़ चुका था। मिनहाज ने उसका सामान हॉस्टल से मंगवा लिया था। वो अभी शॉल लपेटे एमास प्लाजा के लॉन में आतिशदान के आगे बैठी थी। आतिशदान उसे एक गार्ड ने जला कर दिया था। आग की तपिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रात के अंधेरे में आतिश की निरंजी शुआएं उसके चेहरे के हुस्न में इजाफे का सबब थीं। पोनी टेल उसकी कमर पर झूल रही थी। वो बहुत दूर प्लाजा के दाखिली दरवाजे से टेक लगाए, हाथ में सिगार लिए, एक हाथ पेन की पॉकेट में डाले खड़ा उसे देख रहा था। वो चलता हुआ आगे बढ़ने लगा और दूसरे पत्थर पर बैठ गया। नीलम उसकी मौजूदगी महसूस करती गुड़ कर रह गई। सितम तो ये था कि वो मेजर आस की तरह अपनी नाकावारी जाहिर नहीं कर सकती थी, वरना उसका बस चलता तो उस शख्स के चेहरे पर थूक देती, बीच चौराहे पर उल्टा लटका देती। वो हर उस शख्स को बुलाती जिसके अजीज उसकी जिंदगी का निशाना बने और कहती कि इसे संग मार मार कर हलाक करो। हर पत्थर से कहती कि इतनी जोर से उस पर बरसो कि इसे तुम एक पहाड़ जितने महसूस हो। इतनी खामोश क्यों रहती हो तुम? मेरा दिल चाहता है तुम्हारी आवाज़ सुनने को, तुमसे बातें करने को। वो अपने शूज की नोक से घास उखेड़ता कुछ डिस्टर्ब नजर आ रहा था। नीलम ने यहाँ आते साथ ही उससे बातचीत तकरीबन बंद कर रखी थी। तुम मेरे लिए दो लफ्ज़ नहीं बोल सकती? मेजर हाथ से अपने सेलफोन में मिनहाज की आवाज़ सुनी और स्क्रीन पर देखने लगा। तुम्हें याद है, तुम गलती से मेरे गार्ड्स की कार में बैठकर आ गई थी। मैंने तुम्हें अपना कैदी बना लिया था। मुझे अपने कीमती हीरे तुमसे वसूल करने थे, मगर तुम तो मेरा दिल भी लेकर फरार हो गई। मैं एक नुकसान की भरपाई नहीं करवा पाया था कि तुम मेरा सबसे कीमती नुकसान कर गई। वो अब भी खोए लहजे में बोल रहा था। हमने कभी तुम्हारा नुकसान नहीं किया। नुकसान तो तुमने हमारा किया है हमेशा। हमसे हमारी आंखें छीन ली तुमने, सारे अंधेरे और वीरानियां सौंप दी। वो नम लहजे में बोली। कल हम एक आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। मिनहाज ने कहा। क्यों? वो जज्बस हुई। तुम्हारी आइज चेक करवाने। वो इत्मीनान से सिगार शोलों की नजर करता उसकी आंखों में देखता बोला। हमने नहीं जाना। वो नफी में सह हिलाने लगी। तुम्हें तुम्हारी आंखों की खूबसूरती, उनका हुस्न वैसे ही वापस दिलाना चाहता हूँ। अब उठो, सर्दी बढ़ रही है। उससे नीलम को बाजू से पकड़कर खड़ा किया तो उससे गुस्से और नफरत से अपना बाजू खींच लिया। मिनहाज ने छोड़कर दोनों हाथ ऊपर उठाए। सॉरी। वो उसकी बात सुनने को रुकी नहीं थी। हाथ उठाकर रास्ते का अंदाजा करती चलने लगी। मिनहाज भी उसके साथ चलने लगा। जब वो अपने रूम में पहुंच गई तो वह वापस आ गया। पीटर, किसी आई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लो। उससे कमरे में आते पीटर को तलब किया। पीटर खड़ा था और वो कोट उतारकर जहाजी साइज बेड पर फेंकता बोल रहा था। वॉच, कफलिंग्स सब निकालने थे। बट क्यों सर? पीटर हैरान हुआ। क्योंकि मैं कह रहा हूँ। वो अपना शवख्वाबी का लिबास ग्लास वार्डरोब से निकालकर ठक करता बंद कर चुका था। पीटर की मजीद कोई बात सुने बगैर अटैच वॉशरूम में दाखिल हो गया। सर, शाकिर पाकिस्तान से दुबई जा रहा था। वहाँ से उसका इंडिया जाने का इरादा था। मैंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रब्ता किया और वहाँ की पुलिस से मदद तलब की। उन्होंने शाकिर को गिरफ्तार कर लिया है। शाकिर की जो रिपोर्ट मैंने वहाँ भेजी है, उसमें उसका सारा रिकॉर्ड शो करना ज़रूरी था, ये भी कि वो एक जासूस है। अब आपको वहाँ की पुलिस से रब्ता करके मेरी इतलात की तस्दीक करनी है, ताकि जल्द अज जल्द शाकिर को हमारे हवाले कर दें। उसने आईएसआई के सरबराह के रूबरू बैठे अपना मुद्दा बयान किया। ठीक है, शाकिर कल ही दुबई से हमारे सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तुम अमदाद बलोच और एजेंट आकाश की गिरफ्तारी आज की मुलाकात में ही कर लो। हमारा एक बंदा रॉ के एजेंट के हाथ चढ़ चुका था। उसे बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है। टूटी टांग के साथ वो दिल्ली सेंट्रल जेल से फरार करवाया। हमारे दूसरे एजेंट से दुआ करो वो तीनों कल तक सही सलामत वतन वापस आ जाएं। वो ठंडी सांस भरते बोले। इंशाल्लाह सर, इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। मेजर आस खड़ा हो गया। वो भी मुफासे के लिए खड़े हुए। टाइगर, उस लड़की का ख्याल रखना। मिनहाज को शक भी गुजरा तो वो उसके साथ जाने क्या सलूक करे। वो अपना सेलफोन और कार की चाबियां मेज से उठा रहा था जब वो बोले। उससे महज सर हिला दिया। मैवरिक के लैपटॉप डेटा को डिकोड करने, पासवर्ड क्रैक करने, स्क्रिप्ट के थ्रू हैक करने में उसे काफ़ी दिन लगे थे। ये काम वो एमास प्लाजा में रात के वक्त वॉशरूम में घुस कर रही थी। तो मेजर आस के लोगों के पास अपने कमरे में बंद होकर इतना कीमती और हसास डेटा था। उससे बहुत मुश्किल से उसे डिकोड किया था। उसकी कोडिंग करने वाले शख्स की सलाहियत को तस्लीम ना करना उसके साथ सरासर जुल्म होगा। उस डेटा में वो सारा मंसूबा मौजूद था जिसके तहत उसने अपने दो साथी लाहौर सेंट्रल जेल से आज़ाद करवाने थे। वो उसका पूरा प्लान पढ़ने लगी।
वो बाकायदा एक सुरंग बना रहे थे उनको निकालने के लिए, जिसके मुकम्मल होने में हफ्ता रह गया था। मैवरिक की और भी बहुत हसास और कीमती इन्फॉर्मेशन उससे मौजूद थी, जिससे नीलम की टांगें कपकपाने पर मजबूर कर दी। सर्दी से उसका जिस्म अकड़ रहा था, टाइल से सजा फर्श रख ठंडा हो रहा था। मेजर आज समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखें हमने क्या क्या कर डाला है। वो उन फाइल्स को अपनी मेमोरी स्टिक में स्टोर कर रही थी। खुशकी उसके चेहरे को कुलनार किए दे रही थी। उससे अपना काम मुकम्मल किया। रात के 2:30 बज रहे थे। 3-4 दिन में उसकी तरफ से कोई गड़बड़ ना पाकर वो सब कुछ मुतमिन थे। जब चौथे दिन उसने एमास प्लाजा को रिकॉर्डर और कैमरों से सजा डाला। कैप्टन नीलम, इन सबको उतार दें। एमाज को पहले ही शक है आप पर, इससे हम मुसीबत में ना फंस जाएं। वो कॉरिडोर में लगी एक पेंटिंग में स्पाई कैमरा अटैच कर रही थी जब उसके एयरपीस में मेजर आस की आवाज़ उभरी। ओके। बगैर किसी बहस के उससे तमाम लगाए गए कैमरे उतार दिए और मेजर आस से राब्ता भी मुनक़ता कर दिया। अब उससे अपने प्लान का एक खास हिस्सा मुकम्मल करना था। उससे मैवरिक के कमरे में झांका। वो आज क्लब गया था तो उसका कमरा कैप्टन नीलम को खाली मिला था। उससे पहले ही पता था कि रूम फ्री है। अंदर दाखिल होकर उसने ऑडियो लिसनिंग बग डिवाइसेस एक बेड के ड्रॉर के शीशे पर पड़े शोपीस में छुपा दी, तो दूसरी सोफों के दरमियान एक अलमारी के पास। कमरा बहुत बड़ा था, इसीलिए 3 डिवाइसेस इस्तेमाल करनी पड़ी। स्पाई कैमरे भी उससे लगा दिए थे और अब अपने कमरे की जानिब जा रही थी जब आगे चलते एक गार्ड को दिखाई दिया। नीलम पिलर की ओट में हो गई। वो चौंकता हुआ मुड़ा और पिलर से करीब आया। उसने नीलम को देखा तो नीलम ने एक मुक्का उसकी आंख पर इतनी जोर से मारा कि वो बिलबिला कर गिर पड़ा। इससे पहले कि उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती, नीलम ने उसकी गर्दन और सीने के दरमियान प्रेशर पॉइंट्स को दबाया। "हम्म, आया बड़ा हमारी चौकरी करने। टाइगर ने ट्रेन किया है हमें, इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आने लगे।" वो उसके बेहोश वजूद से मुखातिब थी। मैंने कभी किसी की जान नहीं ली, लेकिन जो किसी और की जान ले, किसी न किसी ने तो फिर उसकी जान लेनी है ना। देखो, तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुम फौज पकड़ लेगी, जेल में डालेगी और फिर सजाए मौत। आखिर को उस दरिंदे के कहने पर तुमने भी तो बहुत से लोगों को मारा होगा। नीलम उसके पास पंजों के बल बैठी थी। उससे मास्क पहन रखा था, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही टी शर्ट, ताकि देखने वाले उसे लड़का ही समझे। सॉरी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। उससे इंजेक्शन भरना शुरू किया। उसकी सिरिंज की जानिब देखा और गार्ड के पास में घुसा दिया। फिर उससे अपने रूम में घसीटते लाई और बैल्कनी के पास रुक गई। तुम लोगों ने हजारों लाखों लोगों के घर बर्बाद किए हैं, हमारे मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्कों में अफवाहें फैलाई हैं, हमारे मुहावजों पर जुल्म ढाए हैं। कातिल हो तुम लोग, हजारों कैप्टन हमजा के, लाखों नन्ही मासूम बेगुनाह जानों के। वो नफरत से बोल रही थी। नीचे खड़े एक गार्ड की नजर नीलम के कमरे की बालकोनी में खड़े एक गार्ड पर पड़ी, जो कभी दाएं जानिब लड़खड़ाता, कभी बाएं जानिब, और एकदम उससे धक्का दिया और वो ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा। बदहवास बिखरे बालों वाली नीलम अब गार्ड को नजर आई थी। अगले ही लम्हे एमास प्लाजा में भगदड़ मच गई थी। नीलम भी चीख चिल्ला रही थी। चेंज वो पहले ही कर चुकी थी। अब पुरशुकन लिबास से मौजूद थी। दोनों टांगे छोड़े उनके गिर्द हाथ बांधे उनमें सर दिए वो बिलक बिलक कर रो रही थी। पूरे कमरे का खुलिया बिगड़ा हुआ था। मिनाज इसहाक जब उससे कमरे में पहुंचा तो वेल फर्निश्ड खूबसूरत डेकोरेटेड रूम का ये हशर देखकर वो तंग रह गया। उससे नीलम को कुटड़ी बने देखा। स्लीपिंग गाउन में नंगे पैर, मुंतशिर भूरे बालों और नींद के नशे में टोलती आंखें समेत वो उसकी जानिब बढ़ गया। मलिका, रो क्यों रही हो? मलिका। उसने नीलम के कंधे पर हाथ रखा तो करंट खाकर हथेलियां कलीन पर जमाती पीछे हुई। हरासा नजरों से इधर उधर देखने लगी। जाओ यहाँ से, पास मत आना मेरे, जाओ। वह हंसियानी अंदाज से चीख रही थी। अपने बालों में उंगलियां फंसाकर रोने लगी। वो उठा, बालकनी से नीचे झांका, फिर पीछे खड़े गार्ड्स की फौज को खूंखार नजरों से देखा। कौन आया था यहाँ? मरे हुए थे तुम सब? उसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? उन सबके झुके सर देखकर चिल्ला रहा था। उससे एक गार्ड के हाथ से राइफल झपटी। ये खिलौना है, देखने के लिए दिया है तुम लोगों को? उससे राइफल गुस्से से उसके सर पर मारी। वो पीछे की जानिब गिरा। दफा हो जाओ तुम सब यहाँ से। वो धाड़ा। तुम्हें मैं बाद में पूछता हूँ। वो पीटर को खा जाने वाली नसों से देखता बोला, जो अभी अंदर दाखिल हुआ था। सब चले गए। कमरा खाली हो गया। वो उसके पास आया और दोनों बाजुओं से पकड़कर बेड पर बिठाया। वो हिचकियों से रो रही थी। मलिका,
रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ, अब कोई नहीं आएगा। उससे नीलम को पानी का ग्लास समाया। वो खटाखट पी गई। इस वक्त मेजर आस होता तो उसकी अदाकारी देखकर अशश कर उठता। वो कंफर्टर लेकर लेट गई। मिनहाज एक कुर्सी खींचकर उसके बेड से फासले पर बैठ गया। नीलम की हालत उससे कहीं से अदाकारी नहीं लग रही थी। वो सो चुकी थी। मिनहाज कुर्सी की पूंछ से टेक लगाए छत का इंटीरियर देख रहा था, मगर सोचे कहीं दूर उलझी थी। भूरी भूरी आंखों में नींद का खुमार पूरे तमतराक से बरजुमान था। उससे पुरसुकून अंदाज में लेटी नीलम को देखा, जो उसकी जानिब पुश किए हुए थी। उसके बाल और बायां कान उसे नजर आ रहा था। कान में नन्ही सी बाली पड़ी थी। वो कुर्सी घसीट कर आगे हुआ। उसके छोटे से कान में मौजूद चमकती बाली को हल्के से अपनी उंगली की पोरों से छुआ। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए गजल लिखती है। इस आवाज से आंखें मूंदे लेटी नीलम के पूरे जिस्म में बर्फ सी पैदा कर दी। पता नहीं इन अल्फाज से वो क्यों घबरा जाती थी। उससे बेड की चादर को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वो हाथ भी हटा चुका था, लाइट ऑफ करके जा भी चुका था, लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ रह गई थी। नीलम ने कमरे के अंधेरे को एक नज़र देखा और उठकर बैठ गई। एक ग्लास पानी भर कर पिया, पसीना पूंझा, दिल की घबराहट कम ना हुई। उससे अपना वायरलेस उठाया और होंठ कंबल के अंदर करके आंखें बाहर निकाली। होंठों के करीब वायरलेस ले जाकर उससे मेजर आस को रिंग दी, मगर दूसरी जानिब से जवाब नहीं आ रहा था। एक बार फिर ट्राई किया, मगर बेसुध। हमें जब जब आपकी ज़रूरत पड़ी, तब तब आपने हमारी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। आपको हमने आज रात बहुत याद किया मेजर हास। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। किसी गए के घर गैर बिस्तर पर उससे नींद कहाँ आनी थी। वो मेजर हास और अनस के साथ रही थी, सुकून से सोती थी, मगर यहाँ उसकी रातें जाग जाग कर कटती थीं। वो बस उसी डिश को खाती जिससे मिनाज लुकमा ले चुका होता। उसकी नींद, उसकी भूख कितने दिनों से पूरी नहीं हुई थी। दिल भर आ रहा था। पूरी रात फिर वो अपने घर को, अपनी आपी को, अपने बाबा को, दादू की डांट को, मेजर आस की बेगानगी को याद करती रही थी। भूख से पेट में बल पड़ रहे थे, चूँकि मिनाज दिन का खाना नहीं खाता था और रात में मीटिंग से खाकर आया था, तो उससे भी नहीं खाया था। क्या भरोसा, जहर डल कर दे देते या बेहोश करने को कुछ डाल देते। उससे पानी पी पी कर रात गुजारी। अमदाद बलोच और आकाश ने कल शाम यहाँ आना था, मगर वो नहीं आए थे। मेजरास पूरी रात ज़ियारत के उस सुनसान इलाके में फंसा रहा था। हो सकता था कि उनको फंसाने के लिए उन्होंने काउंटर गेम खेला हो। शाकिर की गिरफ्तारी के बाद बस उन दो रॉ एजेंट्स की गिरफ्तारी ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी। उन दोनों के खिलाफ तमाम सबूत भारत भेजे जाने वाले जासूस इकट्ठे कर चुके थे, इसीलिए कोई शकूक और शुबहात नहीं बचते थे जिनकी बिना पर उन्हें छोड़ा जाता। 41 टाइगर स्पीकिंग, वेयर आर यू? इससे पहले कि अनस जवाब में कुछ कहता, झाड़ियों में छुपे मेजर हास की सरगोशी पर किसी ने अंधेरे में ही फायर किया था। ताहम गोली निशाने पर तो नहीं, मगर मेजर आस के दाएं शाने पर थोड़ी नीचे करके ज़रूर लगी थी। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। इसे दर्द के मारे जोर से अपने शाने को थामा और पलट कर वार किया। जवाबन एक और गोली आई और उसकी पस्सी के पास लगी। मेजर हास से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, तभी उस गोली के और उससे बच गया, मगर कंधे की जगह कोई हिफाजती रुकावट न होने की बिना पर बच न सका। उसका वायरलेस गिर गया था। दुश्मन ने उसे दो गोलियां खाकर मरने वाला जान लिया था। तभी इत्मीनान से पास आया। मेजराज से पैर पकड़कर उसकी टांग खींची, बंदूक झपटी, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। वो जवाबन दुश्मन भी उस पर झपट पड़ा था। दोनों एक दूसरे का वार साया करते रहे थे। जब मेजराज से उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया, थोड़ी और गर्दन के दरमियान मौजूद नर्म जगह पर एक जोरदार मुक्का जुड़ा। उसके हाथ दुश्मन की जुबान खोल देते थे। एजेंट आकाश तो नीम मुर्दा सा हो गया। मेजर आज से अनस से कहा था कि वो फौज की गाड़ियां और बंदे लेकर आए, ताकि उसे प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार किया जाए। अचानक टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और देखते ही देखते फौजी वर्दियों में मलबूस आदमियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। एजेंट आकाश गिरफ्तार हो चुका था। अमदाद बलोच फरार हो चुका था। टाइगर, अनस ने उसका कंधा थामा, जहां से फवारे की माने खून बह रहा था, मगर जैकेट की वजह से जज्ब भी हुए जा रहा था। मैं ठीक हूँ। कर्नल जाकिर शाह से कांटेक्ट करो, उससे तफ्तीश लंबा सांसिया। करें कि इमदाद बलोच कहाँ है। वो उसके साथ चलता जीप में आ बैठा, जहां पर सरकारी टैग लगा था। अनस से उसके कहे के मुताबिक कर्नल जाकिर शाह को सूरत हाल का बताया, जबकि टाइगर पिछले जख्मों के भरने से पहले एक बार फिर जख्मी हो चुका था। मैंने कहा था मैं साथ चलता हूँ, लेकिन नहीं,
हीरो बनने की पड़ी होती है। पहले बलूचिस्तान के ऑपरेशन वाले जख्म भरे नहीं कि गोली लगवा ली। ये सर पर भी राइफल मारी है। उससे टाइगर के माथे पर हाथ रखा। अगर मैं ISI का हीरो हूं तो वो रॉ का हीरो है। बॉलीवुड की मूवी तो चल नहीं रही थी जो हाथ से गोली रोक देता। ऑब्वियसली अंधेरे में नजर नहीं आया। मेरी बेखबरी का फायदा उठा लिया उसने। वो जीप में पिछली सीट पर तिरछा सा लेटा था। चुप कर जाओ, जख्मी होकर भी बहस करना बंद नहीं करना। अनस परेशान था और गुस्सा भी। कैप्टन हमजा की दर्दनाक मौत के बाद वो कोई और नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। सर, अपॉइंटमेंट ले लिया है मैंने आई डॉक्टर से। आज चलना है। सुबह 12 बजे का वक्त था। मिनाज एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा था जो उसकी बिजनेस मीटिंग थी। क्योंकि स्मगलिंग और दहशतगर्दी को वो फिलहाल स्टॉप लगा चुका था, उसके सराय से पता चला था कि उसके खिलाफ एक बार फिर मिशन पूरे उरूज पर है। तभी उसने नीलम से कहा था अगर वो उसी सिलसिले से जुड़ी है तो चली जाए, नहीं तो वो उससे मार देगा। कुछ इतने दिनों का उसका इत्मीनान, कुछ सांप और बेकार का वाक़या, और रही कसर कल रात के वाक़ये ने पूरी कर दी थी। उससे नीलम पर भरोसा होने लगा था, बल्कि वो शर्मिंदा होता और उसकी नाबीना आंखों का जिम्मेदार भी खुद को ठहराने लगता। नहीं, उसकी तबीयत नहीं ठीक। मेंटली बहुत डिस्टर्ब है वो। इसीलिए मैं उसको मजीद किसी के सामने ले जाकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता। मीनाज ने परफ्यूम स्प्रे कर देखा हूँ। खूब सारा स्प्रे करके उसने परफ्यूम की बोतल ड्रेसिंग पर रखी। सामने की पूरी दीवार शीशे की थी जिसमें उसका पूरा बेड, उसके साइड ड्रॉर, उसका आधा कमरा नजर आता था। वो मीटिंग पर जाने के लिए निकल गया था। एक गार्ड की बीवी को उसने नीलम की रखवाली पर मामूर कर दिया था। नीलम ने जब महनाज को जाते देखा तो उस औरत से प्लाजा का चक्कर लगाने की जिद करने लगी। जब वो महनाज की रूम के पास से गुजरी तो वहां 2 गार्ड्स राइफल लिए तन कर खड़े थे। कमरे में आई तो उसका सेल फोन बजने लगा। उस औरत ने उठा कर दिया। वो बेड पर बैठी थी। कैसी हो मलिका? गवर्नर्स तुम्हारा ख्याल रखती है? तंग तो नहीं हो उससे? वो कितनी मोहब्बत से पूछ रहा था। नीलम को उसके दहशतगर्द होने पर शक गुस्सा। हम बोर हो रहे हैं। तुम तो मुझे कैद किए जा रहे हो। ये महीना कब खत्म होगा? हमें वापस जाना है। वो बेजारी से बोल रही थी। मैं तुम्हें वापस नहीं भेजना चाहता। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन नहीं हो जाता। वो तो जाने मुस्तकबिल के क्या क्या मंसूबे बनाए बैठा था। हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, वो चिल्लाई। ओके ओके, रिलैक्स मलिका। तुम बाहर चली जाओ, ये तुम्हें ले जाएगी। उससे नर्म लहजे में कहा। वो अपनी कामयाबी पर खुश हुई। थैंक यू सो मच, वो खिलखिलाई। मैं भी आ जाऊं? मुस्कुराता हुआ चाहत से लबरेज लहजा। हम, वो बुरी फंसी। मेरी प्यारी मलिका, तुम जाओ, एंजॉय करो। किसी दिन हम भी साथ चलेंगे। वो हंसकर उसकी मुश्किल आसान कर गया था। कैप्टन नीलम ने 2 दिन से उन लोगों से रब्ता नहीं किया था, मगर उसकी लोकेशन से अंदाज़ा हो गया था कि वो एमास प्लाजा में है। अब भी वो बाहर आई तो उससे वायरलेस प्लाजा में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया था। पहले वो पार्क गई, फिर शॉपिंग करने का सोचा और महनाज को कॉल की। अंधेपन की अदाकारी करने को 2-3 बार गलत जगह टच किया था ताकि साथ मौजूद औरत को शक न हो। वाह, लगता है तुम्हारा भी दिल नहीं लगता अब मेरे बगैर। कितने प्यार से बात करता था वो, मगर नीलम को उसका लहजा नहीं सिर्फ लफ्ज़ सुनाई देते थे। कितने अजीब होते हैं इंसान। कोई आपके पीछे भाग रहा है तो आप किसी के पीछे। मोहब्बत पाना चाहता है हर कोई, कोई मोहब्बत की कदर नहीं जानता था। वो, हमने शॉपिंग करनी थी, उससे नर्वस होते कहा। बेफिक्र होकर करो, मैं 1 घंटे तक आता हूँ। पेमेंट मैं करूँगा, और फिर अच्छा सा लंच भी। उससे प्लेन तरतीब दिया। तुम आ रहे हो? वो चाहिए। उफ, ऐसे पूछोगी तो हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा। वो दिल पर हाथ रखता बोला। वो मुधर हंसी हंसी। मिनाज के दिल ने एक बीट मिस की। जब तक वो शॉपिंग करके फारिग हुई वो भी वक्त से पहले पहुंच गया। बहुत मिस कर रही थी मुझे। वो सेल में लगी शर्ट्स को हाथों से छू छू कर देख रही थी जब कोई पीछे से उससे कान में बोला, काश, काश ये आवाज़ मेजर आस की होती। उसके दिल ने अजब ख्वाहिश की, बहुत शिद्दत से, और इस ख्वाहिश में उस जुमले की मोहब्बत को वो नहीं समझ पाई। उसे मेनहाज से कोई गर्ज थी ना वास्ता। वो जो कर रही थी मेजर आस और मासूम बच्चों के लिए। हाँ, अब उसका नजरिया बदलने लगा था। जब से मेजर आस ने उसके सामने फौज की हकीकत रखी थी, जब से उसने उनको दिन रात लड़ते मेहनत करते अपनी जान की परवाह न करते देखा था, तब से उससे फौज से मोहब्बत हो गई थी।
मुहावसों की कदर होने लगी थी, मगर मेजर आस अब भी उसकी अवलीन ख्वाहिशों, पहली चाहत, कम उम्री की पहली मोहब्बत, पहला नशा था। वो उसके लिए ये कलर बहुत अच्छा है। ये भी। तुम पर तो दुनिया का हर रंग खिलेगा, बल्कि इन रंगों की दिलकशी में इजाफा होगा अगर तुम उन्हें पहनोगी तो। वो एक क्रीम कलर की लॉन्ग शर्ट फुल स्लीव वाली को निकालता बोला। उस पर मेहरून धागे के फूल बने थे। इतनी सादा और मशरकी पसंद। नीलम ठटकी। क्या फर्क पड़ता है हम काला पहने या नीला? हमें पता ही नहीं चलता हमने कौन सा रंग पहना है। वो अफसुर्दा हुई। मुझे तो फर्क पड़ता है ना। ये कलर मेरा फेवरेट है। मेहरून और क्रीम का कोम्बो। कायनात को इतना पसंद था ना ये रंग। मैं जब भी उसके लिए गिफ्ट। वो बोलता बोलता काउंटर की जानी बढ़ रहा था, जब अपनी बेसाख्तगी पर यकदम चुप हो गया। उसके पीछे आधी नीलम ने एक आम इंसान जैसे रंग उसके चेहरे पर देखे थे। कायनात कौन है? तुम उसकी कसम भी खा रहे थे? वो देख काउंटर की जानिब रही थी और पूछ उससे रही थी। कोई नहीं, इसे पैक कर दो। वो उसे जवाब देने के बाद सेल्समैन से बोला। क्या हो गया है? कैप्टन नीलम को कोई राब्ता क्यों नहीं कर रही? वो सब परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। मेजर आज शाने और सीने की गेंदबंदी पट्टी से छेड़खानियां कर रहा था, जब मैम बुशरा उसके लिए हल्दी मिला दूध लाई और नीलम के बाबत दरियाफ्त किया। मेरा कनेक्टर कहाँ है? शायद उन्होंने कोई कांटेक्ट किया हो मुझसे। जब नीलम ने उससे कांटेक्ट किया था तब वो और एजेंट आकाश हाथापाई में मसरूफ थे, और उससे दिल बर्दाश्त होकर नीलम ने फिर उनमें से किसी से रब्ता नहीं किया था। वैसे भी अपने प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसे ये करना ही था। मैं देखता हूँ, शायद कोई दे गया हो। जाए हादसा पर मौजूद तमाम चीज़ें फौजियों की कार में ही थी। अनस सिंगल सोफे से उठकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। जब वापस आया तो उसके हाथ में कनेक्टर था। ओह नो, इतनी बार रिंग दी है कैप्टन नीलम ने, कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइगर ने परेशानी से कहा। फिर एक दो तीन बार बार ट्राई किया, मगर नीलम की जानिब से कोई जवाब न पाकर वो मजीद परेशान हो गए थे। वो स्टडी में बैठा था, जब उससे कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। वो हैरान हुआ। रात के 9 बज रहे थे। ये वक्त मिनहाज इसहाक का अपना वक्त था, सिर्फ अपना। वो स्टडी से निकलकर कमरे में आया और ग्लास डोर ओपन कर दिया, जहाँ नीलम खड़ी थी और उसके साथ रहने वाली औरत के हाथ में ट्रे थी। हमने कॉफ़ी बनाई है, आपके लिए भी लाए हैं। उससे इतनी खुशी से बताया कि मिनहाज का दिमाग किसी दूसरी तरफ गया ही नहीं। अंदर आओ। उसने नीलम को रास्ता दिया। तुम्हारा ऑफ 9 बजे हो जाता है ना। जाओ। वो गवर्नर से बोला। उससे कमरे के बाहर पहरा देते एक कार्ड ने ट्रे औरत के हाथ से थाम ली। यहाँ रख दो। मिनाज ने कार्ड से कहा। नीलम खामोश खड़ी थी, जैसे उसे कुछ नजर ना आ रहा हो। गुलाबी लब मुस्कुरा रहे थे। जाओ। वो कार्ड से बोला। बहुत याद आती है आजकल तुम्हें मेरी, नहीं? उसे सोफे पर बैठा था बोला। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। और ये, उससे अपने दुपट्टे से खूबसूरत रैपिंग वाला बॉक्स निकाला। ये तुम मेरे लिए लाई हो मलिका? उससे खुश होते पूछा। हाँ, मगर ये इतना कीमती नहीं है। ये मैंने अपने पैसों से लिया है। वो उंगलियां मरोड़ती बोली। उसके सामने सोफे पर बैठे मिनहाज ने उसके हसीन और दिलकश चेहरे को देखा। तुमने दिया है। दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है ये। वो उसकी पैकिंग खोलने लगा। हीरो से भी ज्यादा कीमती? वो संजीदगी से पूछ रही थी। हाँ। उससे नीलम की जानिब देखते कहा और बॉक्स से घड़ी निकाली। वो बिल्कुल कीमती नहीं थी, कम से कम उस शख्स के स्टेटस के हिसाब से तो कचरा थी। तुम्हें पसंद आई? बहुत। झूठ। कायनात की कसम। वो मुस्कुराया। कायनात कौन है? महनाज घड़ी पहन रहा था। मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी हमरास, मेरी सब कुछ, मेरी दुनिया, मेरी कायनात। वो जस के आलम में बोल रहा था। तुम्हारी बहन है? उससे मुंह ऊंचा उठा रखा था कि आवाज ऊंचाई पर लग रही थी। हम्म। महनाज ने उसके सर पर हाथ रखते चेहरा नीचा किया। तुम क्या काम करते हो? तुम जानती हो। वो मुसलसल उससे देख रहा था। उसके जवाब ने नीलम का दिल भड़का दिया था। इस वक्त वो बिल्कुल गैर महफूज अपनी बहादुरी की बिना पर उसके सामने बैठी थी। ना कोई रिकॉर्डर लगा था, ना उससे कैमरा वॉच पहनी थी। हाँ, हमें तो नहीं पता। खुद को नर्वस शो नहीं करना चाहती थी। स्मगलिंग। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई बच्ची उसके सामने बैठी हो। हीरे की? नीलम ने पूछा। हाँ। उससे हाथ में पहनी घड़ी को देखा। वो हार भी हीरे का था?
नीलम ने पूछा। हाँ, तुम ये काम क्यों करते हो? उसकी हिम्मत बढ़ी। पैसे के लिए। मुख्तसर जवाब। इतना पैसा कमाकर कहाँ करते हो? ईमान, ज़मीर और इंसान खरीदता हूँ। वो इंटरव्यू दे रहा था शायद। नीलम उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। मजीद बोली, इससे तुम्हें क्या फायदा होता है? पूछो कितना फ़ायदा होता है। उसके दुपट्टे का कोना जो सोफे से नीचे लटक रहा था ऊपर करता बोला, जबकि नीलम ने शर्ट में छुपे पिस्टल पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। फिर सुकून का सांस लिया। कितना फायदा होता है? बेताज सुर लहजा। बहुत ज़्यादा। उससे कुछ कहने को मुंह खोलता देखकर वो उसका हाथ थामकर उसी के होंठों पर रखता बोला, श्श, नो मोर क्वेश्चंस। तुमने कॉफ़ी ठंडी कर दी। वो कॉफी का मग उठाकर उसे देता खुद भी पकड़ चुका था और खून भर भर कर पीता उसका चेहरा तकिए जा रहा था। नीलम की मरहोती उंगलियां बड़े से मग को थामे बहुत प्यारी लग रही थीं। कोई फूल चुनता है किस तरह, कोई धूल होता है किस तरह, ये वक्त वक्त की बात है, तुझे जिंदगी बताएगी। मेजर रात से दोपहर से रात कर दी थी। उसका कोट टाइल करते करते अब उन सबको तशवीश होने लगी थी। कैप्टन हमसा की मौत ने उन्हें पहले ही एक धचका दिया था, एक वार्निंग दी थी कि हम बाखबर हैं। उस लड़की का ख्याल रखना मेजरास, वो मेरी जिम्मेदारी है। उससे पीटर को मिलने बुलाया था। एक क्लब में वो रात 2 बजे तक बैठे रहे थे। पीटर ने उसको बताया था कि स्मगलिंग का काम 1-2 महीने के लिए रोक दिया था उसने। गैर मुल्की तमाम साथियों ने पुलिस के डर से हाथ खड़े कर लिए थे। मेजराज से तासुब का एहसास किया था। पीटर ड्रिंक करने बैठ गया था। मेजराज ने उसके गार्ड से कहा कि वो उसे अंदर बुला रहा है और वो डिक्की खोलने की कोशिश करने लग गया और गार्ड की वापसी तक अंदर बैठ गया। मेजराज से एमास प्लाजा में कार को रुकते महसूस किया और फिर कार्स की चहलकदमी भी। वो अंदर दुबका रहा। आधे घंटे बाद बाहर आया। अंधेरे में अभी तक वो किसी को नजर नहीं आया था। बहुत एहतियात से पार्किंग एरिया की दीवार से सब कार्स को झांका और प्लाजा की पिछली तरफ चला गया। सारे खुफिया रास्ते उससे पता थे। पिछले रास्ते पर खड़े कार्ड्स की पुश टाइगर की जानिब थी। उससे रिवॉल्वर बहुत जोर से उसके सर के दरमियान में मारा तो वो लहरा कर गिर गया। टाइगर पाइप पर चढ़ने लगा। दूसरे फ्लोर की बालकनी से तीसरे फ्लोर की बालकनी और फिर चौथे और पांचवें फ्लोर पर नीलम की बालकनी में छलांग लगा दी। दबे पैर अंदर गया। पिस्टल ऊपर को किए उससे वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम और कमरा भी देख लिया मगर कोई नहीं था। तुम्हें पता है, मैंने अपनी बहन से बहुत कहा था कि पाकिस्तान मत जाए, डॉक्टर बनना है ना, सो दिया। उस पर गनूदगी छाने लगी और 3 मिनट बाद वो गाफिल हो चुका था। नीलम ने ग्लास डोर के आगे पर्दे किए और तेजी से उठी। कमरे की तलाशी लेते लेते उससे 12 से 2 बज गए मगर कोई लैपटॉप, कोई डिवाइस उसे ना मिली। वो धीरे से चलती मेनाज के पास रुकी। सोफे की बैक से टेक लगाए वो सो रहा था। उसके बाल माथे पर गिरे थे। नीलम ने उसकी नाक के आगे 2 उंगलियां की। मरने वाली बला तो है नहीं ये, बड़बड़ाई। उसके कोट की पॉकेट्स चेक की। उसके बाल मिनाज की गर्दन पर गिर रहे थे। आज उसे ये लंबे बाल बहुत तंग कर रहे थे। उन्हें जूड़े की शक्ल दी और उसके कोट को उठाकर उसकी वाइट शर्ट पर सीने पर मौजूद चेप देखी। वो कश्मकश में दांत तले नरम होंठ दबा गई। उसकी जेब में हाथ डालते उसका दिल उछल उछल कर हलक में आ रहा था और जान पूरी दाएं हाथ में आ चुकी थी। माथे पर पसीने। उस शख्स से पहली बार उसे खौफ महसूस हो रहा था जिसका दिलकश चेहरा इस वक्त सुकून की हालत में था। उसका हाथ सेलफोन और 2-3 कार्ड्स लगे थे। उससे मोबाइल अपनी जीन्स की पॉकेट में डाला और लाइब्रेरी में घुस गई। वहाँ की चाबियां ढूंढते उसे आधा घंटा मजीद लगा मगर चाबियां मिल के नहीं दे रही थीं। वो वापस वहीनाज के पास आई और उसको दिल में कोसी पेंट की पॉकेट चेक करने लगी। छोटी छोटी चाबियों का गुच्छा खरसाने से कम ना था। उससे लेकर भागती हुई रूम से मोहल्ला लाइब्रेरी में घुस गई। बहुत सारी फाइल्स उससे इम्पोर्टेंट लग रही थीं जिसमें उसने बलूचिस्तान के गिरोहों से भी बम ब्लास्ट की डीलिंग की थी, बच्चे खरीदे थे। इस काम के लिए ये सारा डेटा जो उसने उन्हें फंसाने के लिए रखा था, आज उसके लिए ही नुकसान में आ गया था। इन 4-5 फाइल्स की क्लियर पिक्चर्स देकर वो बाहर आई। एक कार्ड वहाँ मौजूद था। वो खामोशी से निकलकर हाथ से टिटोलती राहदारी से गुजरने लगी। कार्ड ने उसे अजीब सी नजरों से देखा था, फिर कंधे उचकाकर वैसे ही खड़ा हो गया। उससे अंदर जाने का सोचा। गार्ड मुड़ा जब नीलम ने पीछे से रिवॉल्वर उसके सर में मारा और घसीट कर दरवाजे के पास सोने के अंदाज से बिठा दिया।